ठीक है, तो आज हम लोग प्लानर के डे 25 में पार्ट 2 में है। ठीक है, डे 25 में ज्यादा प्रश्न थे, इसलिए हमने दो पार्ट में इसको डिस्कशन करवाने की सोची। डे 25 में आपके दो पार्ट में आएंगे। एक पार्ट 1 जो कि कल संपन्न हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने 51 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 51 टू, ठीक है, 102 प्रश्न, मतलब आधे प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ, भारत का कौन सा शहर जो है साइकिल निर्माण के लिए मुख्य तौर पे जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? कल हमने बताया था आपको, कौन सा शहर था? लुधियाना। ठीक है, बहुत सुंदर, लुधियाना लुधियाना था। लुधियाना। इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात की इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो भारत के किस शहर में आपको दिखेगा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री? चेन्नई। चेन्नई बिल्कुल रहना ठीक है। पंजाब का वो कौन सा शहर है जो कि मतलब कोच फैक्ट्री, मतलब रेल के डब्बा बनाने की प्रसिद्ध है? क्या बताएंगे? कपूरथला था। कपूरथला कपूरथला। कपूरथला। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 52 नंबर प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना, अब भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना। ठीक है, इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो भी संस्थाएं दी हुई है, सबका वर्ष आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान में देखिएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1948 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1954 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1990 में। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, इसमें से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केंद्रीय सिल्क बोर्ड कभी कभी पूछ देता है, तो इसकी स्थापना 1949 में है। गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, तो गांधी जी जिस साल इस दुनिया छोड़ के गए, उसी साल मतलब क्या होता है, कुटीर उद्योग बोर्ड की भी स्थापना होती है 1948 में। ठीक है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1954 में होती है। अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1990 में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फिर से मैं लिख दे रहा हूं, केंद्रीय सिल्क बोर्ड। चलिए बताइए, 1949, कुटीर उद्योग 1948। ठीक है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बात करेंगे तो 1954। ठीक है, एंड लास्टली भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1990। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं पहली जूट मिल की बात करेंगे तो कहां पे? तो पहली जूट मिल जो थी रिसरा कोलकाता में स्थापित की गई थी, देवी और सजनों। ठीक है, बात करेंगे भारत का पहला सूती मिल की बात करेंगे तो ध्यान में रखें मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना की बात करेंगे तो कुल्टी में आई थिंक थी। अब पहली कागज मिल की बात करेंगे बेलीगंज कलकत्ता में थी। ठीक है, जो मैंने बताया उस पर जरा मिलान करते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिया है ए, मतलब ए में क्या है 4। तो ठीक है, तो पहली जूट मिल रिसरा कोलकाता, ठीक है। पहली सूती मिल की बात करेंगे तो मुंबई में, बी का 3 सही है। सी का 2, पहली कागज मिल की बात करेंगे तो बेलीगंज कोलकाता, ये भी सही है। और पहला लौह इस्पात का आधुनिक कारखाना की बात करेंगे तो ये आपको कुल्टी में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अब जाके थोड़ा सोल्यूशन पे भी जरा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहला सूती वस्त्र का कारखाना मुंबई में 1854 में। पहली जूट मिल कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में। भारत में पहला लौह इस्पात का आधुनिक कारखाना पश्चिम बंगाल में था, जिसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड के द्वारा कुल्टी में 1874 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब पहली कागज मिल की शुरुआत 1870 में कोलकाता के बेलीगंज सर्कुलर रोड में की गई थी। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा जाता है फोर्ट मुंबई के कहां पे किया गया था, तो फोर्ट ग्लास्टर कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है 1854। और कोलकाता में पहले जूट मिल की स्थापना रिसरा में की गई थी, 1855 में हुआ था। ठीक है, और पहला आधुनिक लोहा का कारखाना की बात करेंगे 1876 में कुल्टी में। कुल्टी आपको कहां पड़ता है? तो कुल्टी आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आप इसे ध्यान रखोगे। औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं में से कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो 1991 में, ठीक है, औद्योगिक नीति आती है। ठीक है, वहां पे क्या नहीं शामिल किया गया था? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण स्थापित करना, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग संक्षेप में एफडीआई के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, विनिवेश को बढ़ावा देना था। ठीक है, अनावश्यक नौकरशाही हस्तक्षेप पर नियंत्रण करना था, मतलब ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं। घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करना था। ये सारे तो थे, लेकिन कौन नहीं था? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण स्थापित करना। अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, 1991 के औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, क्या क्या था?
तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर से नियंत्रण हटाना, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था, इसीलिए हम लोग कहते हैं से मतलब 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, मतलब विदेशी कंपनियां भारत में आके मुख्य रूप से व्यापार कर सकती है, मतलब उनपे जो कंट्रोल जो था, उनपे जो नियंत्रण जो था, उनको खोल दिया गया। ठीक है, विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आवश्यक नौकरशाही हस्तक्षेप पे नियंत्रण किया गया, मतलब फालतू का जो ब्यूरोक्रेट जो अपना रेड टैपिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं नौकरशाही, लाल फीताशाही, उस पर रोक लगाई गई। घाटे में चल रही जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जो थी, जो सरकारी कंपनी थी, उनपे मतलब क्या कर दिया गया, उनको मतलब बंद कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, आयात शुल्क में सामान्य रूप से गिरावट आया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विभाजन के बाद 80% जूट उत्पादन पश्चिम पाकिस्तान में चला गया। तो केवल दो प्रश्न, केवल कथन दो की बात करेंगे तो आपका कौन सा कथन असत्य है? तो ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा कथन की बात करेंगे। ठीक है, गलत है, क्योंकि ये पश्चिम पाकिस्तान में नहीं गया था। पश्चिम पाकिस्तान देखिए आप, एक बना था ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम पे जानते हैं। एक बना था वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि अभी आपका ओरिजिनल पाकिस्तान है। ठीक है, तो जब भारत का जब विभाजन जब हुआ था ना, तो 80% जूट उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान में ना जाके कौन सा पाकिस्तान में गया था? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में गया, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। तो यही यहाँ पे गलती कर दिया है। बाकी जूट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, बिल्कुल ठीक है। पहला बांग्लादेश, दूसरा भारत। और विभाजन के बाद 80% जूट उत्पादन की बात करेंगे तो कहां पे चला गया था? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, न कि पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक है, और मैंने बोला था से जूट उत्पादन का जो क्षेत्र जो था कहां चला गया, मतलब जहां से रॉ मटेरियल आते थे, पूर्वी पाकिस्तान में। और कारखाने कहां रह गए? ठीक है, तो कारखाने रह गए आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो दिक्कत हाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो दिक्कत किनके साथ होने लगी? पूर्वी पाकिस्तान वालों के लिए होने लगी, क्योंकि उनको मटेरियल को प्रोसेसिंग करने के लिए कारखाने नहीं थे। अब भारत के साथ दिक्कत ये हो गई से भाई साहब, हमारे पास कारखाने तो है, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, इसलिए 4 लाख से अधिक लोग जो थे, उनका रोजगार जो था बहुत अधिक तक क्या हो गया? प्रभावित हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में जूट मिल होने के कारणों पर विचार कीजिए। क्या कारण था जो कि पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में जूट मिल थे? पश्चिम बंगाल देश की बात करेंगे सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। हुगली नदी पे जल परिवहन की सुलभ व्यवस्था है। रानीगंज कोयला क्षेत्र से आसानी से कोयला की प्राप्ति। ठीक है, तो सारे ही सारे रीजन की बात करेंगे तो आपके सारे ही सारे रीजन जो है सही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जूट मिल होने के निम्नलिखित कारण है। घनी आबादी होने के कारण, सस्ती दर पर, ठीक है, प्रशिक्षित मजदूर उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल के मिलों में रानीगंज कोयला क्षेत्र से आसानी से कोयला प्राप्त किया जाता है। कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों पर निर्यात की सुविधा आपको मिल जाती है। ठीक है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? लौह इस्पात कारखाना की बात करें, भिलाई। सबसे पहले आते हैं राउरकेला। राउरकेला आपको जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर की बात करें, ब्रिटेन के सहयोग से बना है। बोकारो की बात करेंगे तो रूस के सहायता से बना है। अब सॉरी, मिस्टेक, सॉरी। सही है, बोकारो यूएसएस सही है सर, यूएसएसआर की हाँ, सही था। सही है। तो बोकारो गलत है ना, यूएसएसआर इसमें गलत चुनना है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी भिलाई रूस की सहायता से, ठीक है, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, ये गलत है। क्योंकि बोकारो 1964 में हुआ था, ये भी आपका रूस की सहायता से, रसिया की सहायता से है। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसको हम लोग उस समय क्या बोलते थे? सोवियत संघ कहते थे। क्या बोलते थे? यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ कहा जाता। सोवियत संघ जो टर्मोलॉजी जो है सो 1991 के पहले यूज होगा। ठीक है, तो भिलाई भी रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, अब बोकारो ध्यान में रखिएगा यूएसएसआर के सहयोग से। ठीक है, और सबसे बाद में जो था 1964 में यही हुआ था। बाकी सबके सब जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना में स्थापित हो गया था, ये बाद में था। ठीक है, अब ध्यान में रखना, पहला पंचवर्षीय योजना जो था एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था, दूसरे पंचवर्षीय योजना पे भारी उद्योग पे ध्यान दिया गया था। पता है ना आप लोग को? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों का पर्यवेक्षण भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के द्वारा की जाती है। सेल की स्थापना 1975 में हुई थी, जो कि गलत है। निजी क्षेत्र में सबसे पुराना कारखाना जमशेदपुर टाटानगर में है। ठीक है, भारतीय लौह एवं इस्पात संयंत्र इसको के 3 प्रमुख है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे,
अंतर है। तो सेल की स्थापना 1974 में नहीं हुई थी, सॉरी 75 में नहीं हुई थी देवी और सज्जनों, कब हुई थी? 1973 में हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी सेल की स्थापना? तो 1973 में सेल की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी, क्या होता है? स्टील अथॉरिटी लिमिट, स्टील हाँ अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। हाँ वही होता होगा, ठीक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण होता है, ठीक है। स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है। और निजी क्षेत्र के सबसे पुराना कारखाना की बात करेंगे तो आपको कहां पे है? जमशेदपुर में है, टाटा नगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी, ठीक है। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? टिस्को के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब भारतीय लौह एवं इस्पात संधि, इसको की तीन प्रमुख संयंत्र है। इसका तीन कौन कौन है? तो इसको का आपका बर्नपुर में है, हीरापुर में है, कुल्टी में है, ठीक है। और 1972 में सरकार ने इन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन अपनी हाथों में ले लिया था, ठीक है। अब आते हैं सलेम। सलेम आपको पड़ेगा, आपको कहां पे पड़ेगा? सलेम आपको पड़ता है कर्नाटक या तमिलनाडु? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। विजयनगर की बात करेंगे, विजयनगर आपको कर्नाटक में, ठीक है। कलिंग की बात करेंगे उड़ीसा में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो कहां पे होगा? तो दुर्गापुर, ठीक है। सलेम लौह एवं इस्पात संयंत्र की बात करें, स्थापना 1982 में तमिलनाडु के सलेम जिले में। यह संयंत्र लौह अयस्क, मैग्नीज, डोलामाइट में चूना पत्थर के निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होता है। विजयनगर कहां पे? ध्यान में, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। कलिंग नगर की बात करेंगे उड़ीसा के जयपुर जिले में है, ठीक है। ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं, अलग है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करेंगे तो 1956 में पश्चिम बंगाल में दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और यहां से उत्पादन की बात करेंगे तो 1962 में शुरू हुआ था। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहायता से की गई थी? क्या बताएंगे? यूनाइटेड किंगडम, यूके की सहायता से की गई थी, ठीक है, या फिर ब्रिटेन कह लीजिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग में लाइसेंस औद्योगिक नीति 1948 से हटा दिया गया, ठीक है, गलत है। बताना सही कौन सा था? ऑटोमोबाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई निवेश है, ठीक है, तो बिल्कुल। तो ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है यहां से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सही है। बाकी जो कथन जो थे वो क्या थे? गलत है। ऑटोमोबाइल उद्योग से लाइसेंस नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत हटा लिया गया था, न कि मतलब 1948 में, ठीक है। इस समय इस उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, मतलब 100% एफडीआई आ सकती है। सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग की भागीदारी लगभग 7.1% है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है? तो अल्कोहल मुक्त पेय, मतलब निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं। अल्कोहल मुक्त मतलब ऐसा ड्रिंकिंग चीज जिसमें अल्कोहल ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब उसमें अल्कोहल नहीं हो। जैसे हमारे रसना क्या है? रसना तो क्या ड्रिंकिंग वाटर है, पे कर सकते, पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है। औषधि के लिए है, खतरनाक रसायन के लिए है, बारूद, औद्योगिक विस्फोटक एवं डेटोनेटिंग फ्यूज के लिए, इन सब के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। औद्योगिक कोकोनट नीति, ऑयल है ना, उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट बहुत ऑयल सारे नहीं चीज है। होता। हाँ हाँ बिल्कुल, कोकोनट ऑयल के लिए भी नहीं होता क्योंकि उसको भी मतलब वो कॉस्मेटिक आइटम में उसको काउंट नहीं करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, मतलब है थोड़ा उसका कुछ लॉजिक है। और 1991 में लाइसेंस से उद्योगों को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके अंतर्गत कहते हैं ना, लाइसेंस राज समाप्त हो गया। क्या हो गया? लाइसेंस राज समाप्त हो गया। अभी आप देखते हैं ना, कहीं पे आपका बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो देखिएगा छोटे मोटे दुकान में पेट्रोल वगैरह सब बिकते रहता है। 1991 से पहले नहीं बिकती थी। पेट्रोल डीजल को बेचने के लिए लाइसेंस वगैरह लेना शुरू होता था, लेकिन लाइसेंस राज को 1991 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आज मात्र 6 उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस का प्रावधान है। पहला, अंतरिक्ष एवं उड्डयन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बारूद, औद्योगिक विस्फोट एवं डेटोनेटिंग फ्यूज के लिए, खतरनाक रसायन के लिए, तंबाकू, सिगरेट एवं संबंध उत्पाद के लिए, अल्कोहल मुक्त पेय के लिए तथा औषधि, अल्कोहल युक्त, मुक्त नहीं, ठीक है, जिसमें अल्कोहल हो, युक्त इंक्लूडिंग अल्कोहल, ठीक है, और औषधि के लिए, मतलब इन सब के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी किसी भी चीज के लिए लाइसेंस नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बंदूक बनाने की लाइसेंस है, बिल्कुल चाहिए, तो यहाँ पे औद्योगिक विस्फोटक में आ जाएगा, ठीक है, डेटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है, बारूद, इनके लिए चाहिए। या फिर आप खतरनाक रसायन का आप व्यापार करो, कोई केमिकल्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी चाहिए। तंबाकू उद्योग हो गया, सिगरेट हो गया, उनके लिए भी चाहिए, ठीक है, अल्कोहल के लिए भी चाहिए, औषधि, ठीक है। आप मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल की कोई कंपनी है तो भाई वैसे ही तो नहीं बना सकती है ना, क्योंकि लोगों पे क्या होगा, अप्लाई होता है, तो इसलिए उनके लिए भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब आते हैं उदारीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है।
तो उदारीकरण के प्रभावों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि उदारीकरण आएगा तो लघु और कुटीर उद्योग थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जाएंगे, उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई, उच्च तकनीकों का आगमन हुआ, प्रादेशिक असंतुलन में क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये नहीं था, क्योंकि उदारीकरण से लघु एवं कुटीर उद्योगों पे क्या पड़ा, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब बड़ी कंपनियां आएगी, तालाब में जब बड़े मगरमच्छ आते हैं तो छोटे छोटे मछलियों को क्या करती है, निगल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है भारत में जो चिप्स बनाना चाहती है, ठीक है, तो भाई उसका डायरेक्ट मतलब किसके साथ कंपैरिजन है, पेप्सिको के साथ, क्योंकि ऑलरेडी पेप्सिको का चिप्स वगैरह आता है, क्या बोलते हैं उसको, 10 रुपए में देता है पैकेट, क्या नाम है उसका, कुरकुरे। कुरकुरे थोड़ी ना होता, चिप्स का कुछ और नाम है, ठीक है। तो कोई भी भारत की कोई चिप्स कंपनियां है कंपैरिजन नहीं कर सकती है, तो भारत की कोई छोटी सी चिप्स की कंपनियां है, फिर मान लीजिए कोई नॉर्मली कोई कंपनी है जो कुछ भी बनाती है, लेकिन उनको कंपैरिजन बहुत बड़े कंपनी से, एकदम जाइंट कंपनी से करना पड़ेगा, तो लघु एवं कुटीर उद्योगों पे उदारीकरण का निगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज, ठीक है। तो सेज की बात करेंगे, इसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जिनको सेज के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं सेज का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये वाजपेयी जी के शासनकाल में आया था, हालांकि चाइना में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पहले से चल रही थी सेज का। तो भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को वर्ष 2006 में पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार यह क्षेत्र सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। ये सेज की बात करेंगे ना, आई थिंक 2004 में था, ठीक है। अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक तो क्षेत्र 5 में नीति था। की घोषणा की गई थी। कब था? 2005 दिया हुआ है, नहीं 5 2004 में मैंने था। कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, 2005 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, 2005 में पारित किया गया। घोषणा था इसकी घोषणा की बात करेंगे तो 2000 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो 2 और 3 सही है, बाकी पहला गलत है, ठीक है। भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया, जबकि इसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में कर दी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार यह क्षेत्र सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, तथा इन्हें राज्य सरकार भी स्थापित कर सकती है, ठीक है। आप देखेंगे आगे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, ठीक है, कार्यक्रम की घोषणा होती है, ठीक है। शुरुआत की नहीं बात करो, घोषणा की बात करिए। तो पूछा कौन सा असत्य है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम मुख्यतः 5 स्तंभों पर आधारित है, तो इसको गलत लिया है। बाकी इनका उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना था, दूतावासों में इसके बारे में विशेष प्रोग्राम आयोजित किए गए, तो सारे ही सारे सही है, बाकी सेकेंड वाले ऑप्शन जो है गलत लिए, ठीक है। क्योंकि मेक इन इंडिया की बात करेंगे 5 प्रोग्राम स्तंभ नहीं है, इनके 4, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 4 स्तंभों पर आधारित है। नई प्रणाली, नई मूलभूत संरचना, नए सेक्टरों का विकास करना, और साथ में नई सोच का भी विकास करना, ठीक है। ये है आपका मेक इन इंडिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला है, ठीक है, छोटा नागपुर ठीक लग रहा है। दामोदर घाटी में तापीय और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण किया गया है। हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इसका जो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। अगर मैं छोटा नागपुर प्रदेश की बात करूंगा तो इसमें झारखंड भी है, ओडिशा का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल भी छोटा नागपुर के प्रदेश में शामिल है। तो ये सारे के सारे छोटा नागपुर प्रदेश की बात करेंगे, ये सारे के सारे मिनरल्स के लिए, माइंस के लिए जाने जाते हैं, काफी अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। पानी कहाँ से मिलता है, ताप कहाँ से मिलता है, ध्यान में रखेंगे, इनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, ठीक है। दामोदर घाटी में तापीय और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों को स्थापित किया गया है। हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार जो है उपलब्ध करवाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और ये क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, तो कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को आसान बनाता है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात है, ठीक है। कौन कौन है, तो सबसे पहले इस्पात संयंत्र जमशेदपुर वाला, झारखंड वाला, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे बनपुर की बात करेंगे, ठीक है, कुल्टी की बात करेंगे, दुर्गापुर की बात करेंगे, बोकारो की बात करेंगे, राउरकेला की बात करेंगे, तो ये छोटा नागपुर प्रदेश में ही स्थापित है। अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 2021 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 2021 की बात करेंगे, किस अधिनियम को प्रतिस्थापित कर चर्चा में था। तो अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 1917 में जो आई थी, इसको मतलब क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा 2021 का अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय पोर्ट नियम 2021 की विशेषताएं क्या है? तो विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय संपूर्ण देश के लिए एक संयुक्त कानून बनेगा, ठीक है, क्योंकि भारत में आप बात करेंगे तो दो प्रकार के पोर्ट पाए जाते हैं। एक होता है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, और दूसरा जो होता है क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित, ठीक है। तो उसको मतलब राज्य सरकार ने अपने अलग नियम बना रखे हैं, केंद्र सरकार के अपने हैं। तो सारे जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो पोर्ट जो आते हैं, विभिन्न राज्यों के द्वारा अलग अलग नियम बनाए, सबको मतलब एक कंबाइंड रूल के अंतर्गत लाना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल पर पोर्ट, पोर्ट पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस का भी प्रावधान किया जाएगा, मतलब सबको एक डाटाबेस के अंतर्गत लाया जाएगा, जहां पे पोर्ट के बारे में मतलब शिप के बारे में जानकारी होगी, पोर्ट का पंजीकरण होगा, जो चालक जो पायलट होंगे उनके और उनके दल में जो लोग होंगे उनके सारी जानकारी होगी, ठीक है। सभी गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करना होगा, ठीक है। गैर यांत्रिक रूप से मतलब समझे, मतलब वैसा जहाज जिनमें किसी प्रकार का यंत्र नहीं है, मतलब नाविक उसको हाथ वगैरह से वो खपते हैं, खींचते हैं उसको, ठीक है, उसको भी यहाँ पे पंजीकृत करना पड़ेगा। लॉ एवं आवाज नहीं आ रहा। इस टाइम में लाइन का जाना ही है, ठीक है। आवाज आ रही है क्या हमारी? ठीक है हेलो, सर। इस समय क्या होता है ना, लाइट ही ठीक। कट जाती है। चलिए आप देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन को। लौह एवं इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। भारत स्पंज लौ मतलब जैसे स्पंज लौ मतलब स्पंज आयरन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। एक और तीन की बात करेंगे, सही सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। लौ इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य उद्योग जैसे मशीन और औजार उद्योग और कच्चा माल प्रदान करता है। भारत स्पंज लौ का सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि दूसरा, ठीक है। पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ लोहा निकालने पर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी लोहे में जब मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं मिलान करना है, मिलान कीजिए। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और माल्को किसकी सहायता से बनाई गई थी? तो कल भी हुआ था, इस पे फिर से एक बार ध्यान रखिएगा। बाल्को की, इसका आंसर पहले सी लिया है, पहले मिलान कर लेते हैं। ए का 2 है, ठीक है, उसके बाद बी का 1 है, ठीक है, सी का बात करेंगे 3 है, और माल्को की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। चले एक बार पढ़ लेते हैं। बाल्को किसकी सहायता से? तो बाल्को यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ की सहायता से बाल्को, ठीक है। नाल्को की बात करेंगे तो फ्रांस की सहायता से। हिंडाल्को की बात करेंगे तो इटली की सहायता से। और माल्को की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, ठीक है। हाँ, हिंडाल्को, हिंडाल्को इटली नहीं होगा सर, हिंडाल्को यूएसए, यूएसए अमेरिका हो जाएगा। उल्टा लगा दिए क्या हम? सी का, ओ सॉरी, उल्टा मिस्टेक, लगा। मिस्टेक, उल्टा लगा दिए। ये माल्को इटली जाएगा, नहीं है, हिंडाल्को आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जाएगा, ठीक है। सबके सब क्या है? तो एल्युमिनियम के सबके सब मतलब क्या है? कंपनियां है, ठीक है, फैक्ट्रियां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संयुक्त इकाई है और भारत सरकार के अधीन है। बाल्को की बात करेंगे, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है। बाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है। स्थापना की बात करेंगे तो कहां पे है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। सोवियत संघ की सहायता से की गई थी बाल्को की स्थापना। अब आते हैं नाल्को। नाल्को का नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है, फ्रांस की सहयोग से इसकी स्थापना की गई नाल्को की। अब आते हैं हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन की स्थापना तत्कालीन उत्तर प्रदेश मतलब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के रेणुकट नामक स्थान पे किया गया था। अब आई थिंक यह स्थान आपका उत्तराखंड में पड़ता है, रेणुकूट, ठीक है, उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से किया गया है, ठीक है। माल्को की बात करें, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना मेटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इटली के सहयोग से की गई थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा जरा। बाल्को
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ कोरबा में, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस की सहयोग से। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, डेट टाइम अभी उत्तराखंड हो जाएगा, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। मालको मदास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मेटूर तमिलनाडु में, इटली के सहयोग से। अब आते हैं, ध्यान रखें, मलबरी शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है, ये भी ठीक है। ईरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। मूंगा रेशा का सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो ध्यान में छत्तीसगढ़ में होता है, गलत दिया है, क्योंकि मूंगा रेशा की बात करेंगे तो कहां पे होता है? असम में होता है, ठीक है। देखिए, भारत में सारे ही प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, एकमात्र ऐसा देश है जहां पे डिफरेंट टाइप्स के रेशम या फिर सिल्क पाए जाते हैं। मूंगा रेशम असम में, ईरी रेशम असम में, टसर रेशम झारखंड में, मलबरी रेशम की बात करें कर्नाटक में, ठीक है। बिहार में भी एक शहर है जिसको सिल्क सिटी के तौर पे जानते हैं, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रेशम आपको पाया जाए, तो शहर का नाम क्या है? भागलपुर। भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भागलपुर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मूंगा रेशा असम में, ईरी रेशम असम में, टसर रेशम झारखंड में, मलबरी रेशम की बात करेंगे कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान में रखना। मूंगा रेशा पे छत्तीसगढ़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो असम होगा, बाकी सबके सब क्या है? सही है। अब आते हैं आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम। ओके टसर भी भारत में पाया जाता है। क्या? ओके टसर। ओपेक? ओके टसर 5 प्रकार के रेशम भारत में पाया अच्छा जाता है अच्छा ना, अच्छा तो अच्छा इसमें 4। अच्छा। हाँ, तो 4 का नाम दिया हुआ है, 5वां है ओके टसर। ओके टस, ठीक है। देखिए, निम्न युग्मों पे विचार करना। बेंगलोर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर को कहते हैं कोयम्बटूर को, ठीक है। किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? तो ध्यान रखें, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है। कौन होता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर शहर, कोयम्बटूर शहर की बात करेंगे तो कहाँ का शहर है? तो ध्यान रखें, तमिलनाडु का शहर है कोयम्बटूर, ठीक है। किस लिए जाना जाता है? तो अगर मैनचेस्टर की बात करेंगे तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें मैनचेस्टर का है तो मैनचेस्टर तो इंग्लैंड का शहर है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो बेंगलोर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर नहीं है। अहमदाबाद भारत का बोस्टन, ठीक है। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान रांची झारखंड में, बिल्कुल ठीक है, नरगी में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, जगह का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ? असम में है इरी रेशम अनुसंधान। और एक रेशम अनुसंधान झारखंड में भी है, हम वहाँ पे काम किए कुछ दिन तक, वो दूसरा है क्या? लेकिन रांची के नरगी में है, ईडी नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, ये असम में है। टसर है। हाँ, इरी टसर वाला रेशम है, कोई असम ना में कोई है, तो है। टसर। हाँ, रांची में है एक टसर रेशम वाला, वाला वहां है। पे कुछ दिन काम किए है, ठीक है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तथा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद तथा केंद्रीय इरी अनुसंधान, ठीक है, मेंदी पाकर मेघालय में स्थित है, ठीक है, मेघालय दिया हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते थे। यहाँ पे रांची में कौन सा? नरगी में, नाम भूल रहा हूँ, कोई ना कोई रेशम अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। हम वहां पे सर टसर 1 वीक के होगा लिए क्या? थे। टसर अभी झारखंड में आया था ना टसर। हाँ, तो हो सकता है तसर होगा, ठीक है। 1 वीक के लिए हम वहां पे थे तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की संख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? तो यहाँ के गन्ने में सकराम सुक्रोज की अधिक मात्रा है। यहाँ की ठंडी जलवायु गन्ने को खेती के लिए लाभदायक है। सहकारी समितियां भी यहाँ पे सफल रही। तो सारे ही सारे कारण जो है सो आपके सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, सिलिका एवं जिप्सम उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल, सिलिका एवं जिप्सम उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल, तो उर्वरक उद्योग के लिए नहीं है भाई साहब, के सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है, ठीक है। बड़ी लाइन वाले विद्युत इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। चित्रंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद एवं सिकोयाबाद भारत में सीसा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। फिरोजाबाद कहां पड़ता है? पंजाब में है ना। चूना पत्थर यूपी में सर, यूपी में है, अच्छा ठीक, यूपी में है। यूपी, हाँ, ठीक है, चलिए। फिरोजाबाद, सिकोया, और यूपी। चूना पत्थर सिलिका एल्यूमिना और जिप्सम का प्रयोग कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन में सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण 14% का उत्पादन है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 4% है। पहला सीमेंट कारखाना की बात करें चेन्नई में लगाई गई थी, और कब लगाई गई थी? 1904 में लगाई गई थी, ठीक है। फिरोजाबाद एवं सिकोयाबाद भारत में शीशा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। अब आते हैं वायुयान इंडस्ट्री, ठीक है।
इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में स्थापित किया गया था, पहला ऑप्शन। दूसरा की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, 1974 में इस कारखाने को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में बदल दिया गया। तो केवल पहला सही है, बाकी दूसरा गलत होने का रीजन क्या है? क्योंकि घटना 1964 में बदला गया था, न कि मतलब 1974 में। ठीक है, कब बदला गया था? तो 1964 में, इसीलिए इसको गलत लिया है। बाकी सब सही है, मतलब 1964 में इस कारखाने को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, मतलब इसका नाम रख दिया गया हेल। क्या नाम रख दिया गया? हेल रख दिया गया। ये 1964 में, न कि 1974 में। बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, और ये बेंगलुरु में जो सबसे पहला वायुयान उद्योग जो स्थापित किया गया था, ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे क्राफ्ट वगैरह बनाने की स्थापना थी, इसलिए 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सी योजना है? स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2015 को उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति मात्र के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मात्र लग गया, गलत हो गया। ठीक है, उधारकर्ताओं को सहायता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के द्वारा प्रदान की जाएगी। आप हमें ये बताओ, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ सर, लखनऊ। हाँ, सिडबी का मुख्यालय की बात कर लखनऊ है। ठीक है, तो यही सही है। 15 का 2015 को राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये भी गलत है। गलत होने का रीजन क्या है? ठीक है, तो पहला, इसकी शुरुआत, ठीक है, 5 अप्रैल 2015 को उत्तर प्रदेश में की गई थी, तो गलत है। 15 के जगह पे क्या होगा? 2016 में होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई थी, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत बैंक अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उपलब्ध कराएगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पे दिया हुआ था मात्र, मतलब इसमें क्या होगा? महिला भी शामिल होगी। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। बाकी ये तो सही है। अब 15 अगस्त 2015 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की गई, तो ये गलत है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई, न कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो मैंने बता दिया कौन कौन से गलत है और सही कौन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक क्या करेगी? उधारकर्ताओं को मतलब ऋण उपलब्ध यही कराएगा। ऋण कितने दिया जाएगा? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण मिलेंगे। ठीक है, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदंडों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सी कंपनी महारत्न के अंतर्गत आएगी, उसके लिए कंडीशंस क्या है, उन पे जरा हम लोग को बात करना है। विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय, ठीक है, मतलब एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, महारत्न बनोगे तो पहले से आप क्या होना चाहिए? नवरत्न होना चाहिए। ठीक है, पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। तो बताना कौन सा कथन सही है? तो ए का 2 की बात करेंगे, सही है। ठीक है, पहला तो सही, मतलब उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर। साथ में व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। साथ में पहले से क्या होना चाहिए? तो पहला से नवरत्न होना चाहिए, तभी जाके वो महारत्न बनेगा। ठीक है, ये 15,000 करोड़ रुपए से अधिक जो वार्षिक टर्नओवर जो बोल रहा है ना, ये कम होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कितना है देख लेते हैं कि अधिक है, 5,000 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। लेकिन टर्नओवर की बात करेंगे ना, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होने चाहिए। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हो, 5,000 करोड़ रुपए उसने पिछले 3 वर्षों में कमा रखी हो। ठीक है, तभी जाकर उसको महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं भारत में कोयला उत्पादन के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया। कोयला उत्पादन में चीन एवं यूएसए के बाद भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में छत्तीसगढ़ कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सारे कथन की बात करेंगे, सही है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था, बिल्कुल सही है। अभी एक मूवी भी आई है रानीगंज के नाम से, कोयले के ऊपर ही फिल्म है, मौका मिले तो देखिएगा, अच्छी मूवी है। ठीक है, कोयला उत्पादन में चीन एवं यूएसए के बाद भारत का बात करेंगे तीसरा स्थान, ये भी सही है। भारत में छत्तीसगढ़ कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है। ठीक है, भारत में कुल कोयले का 98% की बात करेंगे तो गोंडवाना काल का है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जहां से ध्यान में रखेंगे, ये चट्टाने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में पाई जाती है। गोंडवाना वाला, जहां से कोयला उत्पादन का 80% कोयला तो इन्हीं राज्यों से निकलता है। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड आता है, फिर आपका ओडिशा आता है। ठीक है, अब आते हैं उर्वरक उद्योग, जिनको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है,
तो उर्वरक उद्योग या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के संबंध में निम्न कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। ऑप्शन सुनिएगा। देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया। उर्वरक उत्पादन में भारत का चीन एवं अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। गुजरात एवं तमिलनाडु में उर्वरक उद्योगों की अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो 2 और 4 को गलत लिया है, मतलब ये गलत है और ये गलत है। नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान गलत है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में भारत में चीन एवं अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा स्थान, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा है? तो देश में प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था, ये सही है। ठीक है, और साथ में बात करेंगे तो तमिलनाडु एवं गुजरात में उर्वरक उद्योग का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है, मतलब वहां पे सेंट्रलाइज है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी सही है। तो गलत क्यों लिया, इस पे जरा हम लोग बात करते हैं। तो देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र रानीपेट में 1906 में स्थापित किया गया। उर्वरक उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, तीसरा नहीं, पहला नंबर पे चीन, फिर हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन के उत्पादन में भी भारत का विश्व में क्या है, कितने नंबर पे? तो दूसरा नंबर पे यह स्थान आता है। ठीक है, पोटास के उत्पादन भारत में कम होता है, इसके उत्पादन में भारत चौथे नंबर पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खेतों में हम लोग क्या डाल देते हैं, क्या मिलाते हैं बताइए? यूरिया डालते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, क्या बताओगे? 46%। ठीक है, कितने परसेंट? 46% आपको होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, उर्वरक उद्योग का अधिक संकेंद्रण गुजरात एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ था। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन राज्य, मतलब सबसे ज्यादा गुजरात में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु में। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोलकाता भारत का एकमात्र नदीय मुख बंदरगाह है, बिल्कुल ठीक है। नदीय मुख बंदरगाह की बात करेंगे तो भारत में एकमात्र है कोलकाता, जो कि किस नदी के किनारे है, तो क्या बताओगे कौन सा नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह का वेलिंगटन द्वीप पे अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोच्चि बंदरगाह की बात करें, वेलिंगटन द्वीप पे अवस्थित है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी वेलिंगटन है। अब वेलिंगटन द्वीप से, ठीक है, भारत का सबसे छोटा एक नेशनल हाईवे निकलती है, जो कि मात्र 5-6 किलोमीटर की है। ठीक है, वेलिंगटन आइलैंड से कोच्चि तक जाती है, वो नेशनल हाईवे का नाम क्या बता सकते हो आप? यहीं से निकलती है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। NH18 747A नाम है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 47A एम आई राइट? 47A है क्या? सबसे छोटा, मतलब कि NH तो NH18 है शायद। अभी नाम पहले 5 चेंज किया होगा, लेकिन वेलिंगटन द्वीप से निकलती थी। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप नेशनल हाईवे सर्च कीजिएगा ना, उसका नाम क्या है जरा बताइए। पहले सबसे छोटा था, अभी चेंज हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं से निकलती थी वेलिंगटन द्वीप से। वेलिंगटन द्वीप से कोच्चि तक जा रही है ये। ये हाँ। 47A बोल रहे हैं ना आप? जी हाँ, वही है। हाँ, तो यही था। इसकी लंबाई की 6 किलोमीटर के आसपास था, अभी चेंज हो गया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वेलिंगटन द्वीप के संदर्भ में मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन सर ना, सबसे कम लंबाई के मामले में NH47A नाम है। अरे अब हो गया होगा, पहले भी तो NH7 सबसे लंबा था, लेकिन अभी NH44 सबसे लंबा हो गया, अगर चेंज हो गया होगा। लेकिन पहले ये 47A था, अभी क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, हमेशा बदलते रहता है, सड़क ही तो है। चलिए आप देखेंगे, मुंद्रा बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह है। तो मुंद्रा बंदरगाह को कौन मतलब वो करती है बताइए, रेगुलेट कौन करती है, कौन सी कंपनी करती है? काफी चर्चा में रहता है, आरोप लगता है, बिल्कुल अडानी ग्रुप करती है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट को अडानी ग्रुप मतलब करती है, इसलिए बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर आरोप भी लगते रहे। ठीक है, महाराष्ट्र में 4 मुख्य बंदरगाह है, तो गलत लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 मुख्य बंदरगाह है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अडानी है तो गुजरात में ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी गुजरात में है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह की बात करेंगे। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह है, एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, जिसको हम लोग नहान वेसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कोच्चि का प्राकृतिक बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, कांडाला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कांडाला में ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कांडाला ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, और कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में, कांडाला बंदरगाह। ठीक है,
कंडाले हमारे देश का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। इसका निर्माण 1950 में होता है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है। ये ज्वारीय बंदरगाह, ये कई बार पूछा जाता है। कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, भारत के बंदरगाह को इन कैटेगरी में बांटा गया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछता है बीपीएससी में पूछने की कम चांसेस है, लेकिन डेली एग्जाम वगैरह जो होता है दरोगा वगैरह इस समय तो खूब पूछता है। ठीक है, इसका नया नाम कांडला से बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस बंदरगाह का प्रशासन कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार की जहाज रानी मंत्रालय करती है। दैट मीन्स ये मैंने बोला ना, दो तरह के पोर्ट आपको भारत में है। आप देखो तीसरा कैटेगरी भी निकल गया, जिसको हम लोग प्राइवेट कहते हैं, जैसा कि मुंद्रा फर्स्ट था। एक स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ठीक है, तो कांडला वाला को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम है कंडला पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मतलब किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो जहाज रानी मंत्रालय। ठीक है, इसका मिनिस्टर कौन है जहाज रानी के? सर्बानंद सोनोवाल थे, बदल गए कि अभी वही है? वही वही है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए एवं उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर वाला कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, उत्तर में आप ऐसे अगर उत्तर से अगर दक्षिण में आपको जाओगे तो पारादीप पकड़ लीजिए, उड़ीसा में है। मछलीपट्टनम की बात करें, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। सॉरी, विशाखापट्टनम आपको कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। फिर आपको मछलीपट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तूतीकुरन की बात करेंगे तो ये आपको तमिलनाडु में है। कराईकल की बात करेंगे तो कराईकल माँ है, ये यहाँ पे होगा, केरल पौंडीचेरी के आसपास होगा। ठीक है, मामल्लपुरम की बात करेंगे तो आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो इसको पारादीप सबसे पहले नंबर पे उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, इसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। मसूलीपट्टनम के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, मामल्लपुरम की बात करें तमिलनाडु में, कराईकल की बात करेंगे तो तमिलनाडु ये ट्रांजैक्शन पे आता है, हालांकि तमिलनाडु में है। तूतीकुरन की बात करेंगे तो यह भी आपको तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। फिर उत्तर से दक्षिण आपको जाना है। ठीक है, टफ होता है थोड़ा, मैप के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। ठीक है, 4 2 3 1 लिया है। नाहावा सेवा की बात करेंगे, ध्यान में रखें कहाँ पे है, तो ये आपको मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। मार्म गोवा आपको गोवा में मिलेगा। न्यू मंगलोर आपको कर्नाटक में है। कोच्चि की बात करेंगे तो आपको केरल में आपको मिलेगा। ठीक है, पूर्वी तटों पे बसे बंदरगाह के उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर। एन्नौर आपको तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई, फिर आपको तूतीकरण। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों के उत्तर से दक्षिण का क्रम की बात, कंडाला ज्वारीय बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई में नाहवा सेवा पड़ता है। मार्मगांव गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कोच्चि आपको केरल में। ठीक है, तो ये आपको मैप के अनुसार आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आज तक हमको याद नहीं हुआ, आई होप आप लोग को याद हो जाए, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, हम ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सजाना जो होता है ना, कभी कभी पर्वत वगैरह को लेकर पूछ देगा, बंदरगाह वगैरह को लेकर पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम, स्पेशली पर्वत को लेकर आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखें राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ देगा। ठीक है, ध्यान रखें हल्दिया आपको पड़ता है बंगाल में, प्रयागराज को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, हालांकि बहुत लंबी है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिला देंगे ना तो ग्रैंड ट्रंक रोड बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिला देंगे तो वो जीटी रोड बन जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बन जाता है, जिसका निर्माण बहुत साल पहले शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ देगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सदिया को धुबरी से जोड़ देगा। ठीक है, सदिया धुबरी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के कोल्लम को कोट्टापुरम से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों आया था? तो भारत के जो 4 महानगर जो है, ठीक है, भारत के 4 महानगर, इनको जोड़ने के लिए आया था। ठीक है, चारों महानगर को मतलब कनेक्ट करने के लिए योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिमाग की उपज थी, चारों महानगर को कनेक्ट करती है। ठीक है, चारों महानगर की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कौन कौन है, तो कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो NH16 की बात करेंगे तो ध्यान रखें इसका आंसर सी लिया है, NH16, NH19, NH48। ठीक है, NH16 कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करती है। लंबाई की बात करेंगे तो 1621.62 किलोमीटर है। NH19 की बात करेंगे तो दिल्ली और कोलकाता को कनेक्ट करती है, इसकी लंबाई की बात करेंगे 1269.71 किलोमीटर है। ठीक है, और NH48 की बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को कनेक्ट कर देती है, इसकी लंबाई 2628.51 किलोमीटर है। ठीक है, तो NH48, ठीक है, ये सारे महानगरों को जोड़ने के क्रम में सबसे लंबी है। ठीक है, 2628.51 किलोमीटर है। ठीक है, NH16, NH19, NH48। ठीक है,
भूपेन हजारिका सेतु बन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपको असम में है, लेकिन असम में आप जाओगे तो सबसे बड़ी नदी जो है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे नहीं है भूपेन हजारिका, ठीक है। क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है, लोहित नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और भूपेन हजारिका की बात करेंगे तो ये असम के लोक गायक है जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको सादिया धुबरी भी आई थिंक इसको किसको जोड़ने के बीच में ये एक पुल है जो कि मतलब क्या करते हैं ना, असम को किससे कनेक्ट कर देती है सर, अरुणाचल प्रदेश से सर कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। इसमें दिया भी होगा सुबनसिरी मेरे, है क्या सर? सुबनसिरी है। सुबनसिरी नहीं, इसको ढोला सदिया कहते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या था ना, ये ध्यान में रखिएगा ना, चीन के साथ जो है ना सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मतलब पहले ना 60-65 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, अब मतलब उसको डिस्टेंस को कम करके ना बहुत कम 9 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। मतलब 9 किलोमीटर लंबी ये पुल है, ठीक है। काफी मतलब कम मतलब डिस्टेंस को कर दिया गया, जो कि काफी घूम के जाना पड़ता था, अब काफी आसान हो गया। तो जब हमारी कभी चीन के साथ फेसअप होगी तो हमारे सेना की मदद के लिए या फिर उनके हेल्प को पहुंचाने के लिए एक पुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। पहले काफी लंबा घूम के जाना पड़ता था सीमावर्ती इलाकों में, अब दिक्कत नहीं होगा। तो 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री ने असम में भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया के तौर पर भी जानते हैं, राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पे की गई है, ठीक है। यह सेतु पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण एशियाई के मध्य सीमा व्यापार के साथ औद्योगिक निवेश में भी वृद्धि करेगा। इसकी लंबाई कितने, तो 9.15 किलोमीटर है। इसका नाम भूपेन हजारिका देश का सबसे लंबा नदी सेतु है, ठीक है। सबसे लंबा नदी पे जो पुल बनाया गया भूपेन हजारिका है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कितनी लंबाई है, अभी तो तो ये 9 ना है पॉइंट, ये तो अटल सेतु 9.15 ना है। नहीं हाँ अटल सर, अभी सेतु, अरे अटल सेतु नदी के ऊपर थोड़ी ना है, अटल सेतु अच्छा समुद्र में हाँ। है। ये नदी वो के अटल ऊपर है टनल ये। वो मुंबई में है वो, समुद्र के समुद्र पे है ऊपर। वो ये तो। समुद्र वाला बात कही, नदी के ऊपर है, ठीक है, ध्यान में रखना। और वो 16 ठीक है, मीटर से भी ज्यादा है, 25 किलोमीटर के हाँ तो वो करीब में। समुद्र के ऊपर है ना, वो केबल ब्रिज जी समुद्र के जी, वो ऊपर है वो, अलग हो ठीक गया। है। हाँ, वो अलग हो गया। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यू के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की प्रचालन 1985 में 1995 में हुआ, ठीक है। बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में, तो गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है, मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको। और इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसकी निर्माण करवाई थी, जो कि मतलब आप देखोगे तो नॉर्थन इंडिया को मतलब क्या करता है, बंगाल होते हुए पाकिस्तान से भी जोड़ देता है, ठीक है। और अब ये NH-19 के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो ध्यान में रखना है ये वाला गलत है, बाकी सबके सब सही है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण NHAI की स्थापना ना 1988 में किया गया था। किसकी स्थापना, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना। हाँ लेकिन स्थापना 19 नहीं पूछ रहे हैं, हमें बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन पूछ रहा है, मतलब कब से मतलब काम शुरू करना शुरू हुआ, तो इसमें 1995 दे रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। देख लीजिए कि इसमें प्रचालन दे रहा है, ठीक है, स्थापना नहीं देख रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रबंधन में रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा निभाई जाती है, जिसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अंतर्गत आती है, ठीक है। NH2 किन राज्यों और किन शासित प्रदेश को जोड़ देता है, ध्यान में रखेंगे। तो NH2 किन राज्यों किन शासित प्रदेशों होकर गुजरती है, तो ध्यान में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये गलत है कि सही है, NH2, ठीक है। वर्तमान में NH2, ठीक है, शिवसागर, अमगुटी असम, मेकॉक चुंग बोक कोहिमा नागालैंड, इम्फाल चूरा चांदपुर मणिपुर और सेलिंग सेरक्षित लैंगतला ट्विंगपंग मिजोरम से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 1325.63 किलोमीटर है। ये प्राचीन वाला नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि पहले वाला जो NH2 कोलकाता, ये दिल्ली कोलकाता होते हुए ना, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र तक जाती थी, शेरशाह सूरी वाला, ठीक है। प्राचीन NH2 दिल्ली कोलकाता को जोड़ती थी, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड होते हुए बंगाल तक जाती थी। बंगाल का कौन सोनार गांव की कुछ था, वहां तक जाती थी। अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम NH-19 कर दिया गया, ठीक है, यही बदल दिया गया, ठीक है। अभी NH2 की बात करेंगे,
ईस्टर्न स्टेट में है, ठीक है। लेकिन पहले वाला NH2 जो था दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट कर देती थी, इसीलिए NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से, ठीक है, GT रोड के तौर पे भी हम लोग जानते थे, ठीक है। अटल सुरंग से आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अटल अटल सुरंग के ऊपर बात करते हैं। तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे बड़ी अटल सुरंग है। रोहतांग दर्रा के तौर पर भी इसको जानते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी अटल सुरंग है, ठीक है। इसकी लंबाई 9.20 किलोमीटर। इस टनल से शुरू होने से मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर की कम हो गई, ठीक है। तो ये दूसरी बात ये ना, ऑल वेदर है। ऑल वेदर समझते हैं ना, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे जो सड़क जो होता है ना, ऑल वेदर नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं रिसीव करता हूं, 2 मिनट। सर आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है। चलिए तो शुरू किया जाए। अरे आप लोग भागते नहीं है, मैं बीच में गायब हो जाता हूँ तो मुझे लगता है आप लोग भाग जाएंगे, ठीक है। तो 9.20 किलोमीटर की बात करेंगे, इसकी लंबाई है अटल टनल की। किसको किसको कनेक्ट करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट कर देती है। घूमने जाएंगे कभी मनाली तो अटल सुरंग का जरूर आनंद लें, ठीक है। मनाली और लेह के बीच में दूरी को 46 किलोमीटर तक इसने कम कर दी है, ठीक है। लागत की बात करेंगे, 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है, ठीक है। मैंने क्या बताया? ऑल वेदर, ठीक है। मतलब सभी वेदर के लिए, मतलब क्या है, ये परफेक्ट है, ठीक है। मतलब कभी भी ये रोड बाधित नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी इलाके में कुछ सड़क जो बनाई जाती है ना, जब वहां पे बर्फबारी होती है तो वो रोड क्या होती है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से या फिर बर्फबारी की वजह से बाधित हो जाती है, सड़क नहीं चल सकता। लेकिन ऑल वेदर बनाया गया है, ठीक है। मतलब किसी भी मौसम में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना, लंबाई ध्यान में रखना है, कितना है? 9.20 किलोमीटर, ठीक है। और हाइट काफी है, 10,000 से अधिक फुट के हाइट पे इसको बनाया गया है, ठीक है। 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब आते आगे देखेंगे, ठीक है। पहिया कारखाना छपरा में, ठीक है। रेल इंजन कारखाना रायबरेली में, ठीक है। रेल रेल कोच फैक्ट्री वाराणसी में, और डीजल लोकोमोटिव की बात कपूरथला में। सब गलत दिया हुआ है। पहिया कारखाना छपरा में ठीक है। रेल इंजन कारखाना की बात करेंगे, आपको ध्यान में, रायबरेली में नहीं है। रायबरेली में क्या है? रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है। रेल इंजन कारखाना आपको मढ़ौरा बिहार में आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क की बात वाराणसी में है। सर वो मढ़ौरा में रेल इंजन थोड़ी ही बनता है, वो डब्बा बनता है ना, पहिया और डब्बा। कहाँ पे? मढ़ौरा में, जो बिहार वाला है। मुझे नहीं पता है, ठीक है, हो सकता है। यहाँ पे तो रेल इंजन कारखाना लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। मढ़ौरा के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे चीनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। जी चीनी मिल जी जी, कारखाना सबसे पहले यहीं 1904 पे की। स्थापित हुई थी, जी। ठीक है। ये देख लीजिएगा बनता क्या है, मुझे नहीं पता है, ठीक है।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो पंजाब, सॉरी क्या नाम है, पेराम्बूर तमिलनाडु होता है, ठीक है। पहिया कारखाना छपरा में है। रेल कोच फैक्ट्री की बात करें रायबरेली में है। रायबरेली में आपको वो भी बनना शुरू हुआ है ना, AK-47 AK-56 की रायबरेली में कारखाना लगी है या फिर मेरठ में लगी है, कहाँ पे लगी है? सर सर एक उत्तर के प्रदेश 102 है में ना? कहाँ पे 100 जो भी है बंदूक की कारखाना कहाँ पे में लगी है ना? यूपी में अरे यूपी में वो यूपी फ्रांस के साइड रायबरेली में कि रायबरेली में मेरठ में है, वो पूछ रहा हूँ, यूपी में नहीं पूछ रायबरेली रहा में हूँ। सर, मेरठ रायबरेली में, रायबरेली होगा सर, मेरठ नहीं होगा। रायबरेली में है। ठीक है। AK सीरीज का बन रहा है, 56 बन रहा है कि 102 बन रहा है नहीं पता, लेकिन AK सीरीज का है, ठीक है। अब आते हैं दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह परियोजना ब्रिटेन और अमेरिका कंपनियों के सहयोग से, ठीक है, बनाई गई। हरित प्रमाण पत्र ग्रीन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली रेल प्रणाली है, तो ठीक है। पहली रेल सेवा 3 से शाहदरा के बीच में चली थी। पहली रेल सेवा, ठीक है, मतलब कब चली थी? दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। मेट्रो की शुरुआत तो सर पहली बार वो कोलकाता से हुई थी ना। अरे मैं दिल्ली पूछ रहा हूँ, कोलकाता क्यों जा रही है? जी 2002 में, ठीक है, लेकिन कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी सबसे पहले? 1972 में सर, 1953 में। 1972। 1800 कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत 1853 वाला मेट्रो था। 1984 होना चाहिए। 1984 होना था, हाँ सही है, 1984 मेट्रो। ठीक है। अब आते हैं, यह परियोजना जो है दिल्ली मेट्रो वाला, ये जापान एवं दक्षिण कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई थी। इसके अंतर्गत पहले रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई, ठीक है। 28 जुलाई 2017 को दिल्ली मेट्रो अपने सभी प्रमुख भवनों प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र मतलब ग्रीन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली, ठीक है, मेट्रो प्रणाली भी बन गई है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। छोटे एवं मझोले बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे और मझोले की बात के समवर्ती में आता है। खंडाला एक ज्वारीय बंदरगाह, ये भी ठीक है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा, मुंबई देश का दूसरा नहीं, ठीक है, मतलब पहला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा, वर्ष पर्यंत खुला, मतलब ऑल वेदर है, सालों भर खुला रहता है, प्राकृतिक बंदरगाह एवं पतन है, ठीक है। मुंबई वाला देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, जो प्राकृतिक कटान में सालसेट द्वीप, ठीक है, सालसेट बेसिन या फिर द्वीप कह लीजिए, गुजरात की कच्छ की खाड़ी के तट पे स्थित ये एक ध्यान रखें ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ की सरकार से मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। कंडाला के बारे में बात हो रही है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि छोटे एवं मझोले बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित कार्य राज्य सरकारों के द्वारा ही मुख्य तौर पे किया जाता है। सूची वो एक को सूची 2 से फिर से आपको क्या करना है, मिलान करना है, तो कीजिए आप लोग मिलान। विशाखापट्टनम किस लिए जाना जाएगा? दहेज, चेन्नई, दहेज को ना, दहेज को बोला जाता है रसायन बंदरगाह। कहाँ है भाई? ठीक है, सर गुजरात में है क्या? गुजरात में है। दहेज आपको गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल। विशाखापट्टनम की बात करेंगे, विशाखापट्टनम कैसा है? ये प्राकृतिक में आएगा। और चेन्नई की बात करेंगे तो कितनी में आ जाएगा, ठीक है। अब मारमगांव की बात करेंगे तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर बी लिया है, ठीक है। ए का 4 ठीक है, बी का 1 ठीक लगाया, सी का 2 ठीक लगाया हूं चेन्नई, और डी का 4, डी का 3 ठीक लगाया, ठीक है। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। विशाखापट्टनम देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, समुद्र तल से जो आप देखते हैं ना, कभी रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो लिखा होगा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी फीट है, इतना मीटर है। तो ये तुलना जो होता था ना, सबसे पहले कराची बंदरगाह से होता था, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे। लेकिन अब जो इसकी तुलना जो होती है ना, विशाखापट्टनम बंदरगाह से की जाती है, क्योंकि देश की सबसे गहरी बंदरगाह है, ठीक है। दहाज गुजरात में देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला कृत्रिम बंदरगाह है। बारमगांव बंदरगाह गोवा के जुआरी नदी पे, यह पूछा जाता है, ठीक है, जुआरी नदी पे है, जो एस्च्यूरी बनाती है, ठीक है। यह बंदरगाह वर्ष 1970 तक देश का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बंदरगाह भी था। जुआरी नदी, ठीक है, ध्यान में, जुआरी नदी, मांडवी नदी, ये सब गोवा की प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। अब आते 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मार्च 1953 में, जो AK-47 है ना, वो अमेठी वो अमेठी में है। हाँ, वो मैं कंफ्यूज कर रहा था, अमेठी, ठीक है।
चलिए, मार्च 2003 में वायु परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की पहचान किन दो निगमों की स्थापना की गई? ठीक है, तो एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, ध्यान रखें, हमारे यहाँ कौन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस 1953 में वायु परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब एयर इंडिया पहले क्या थी? पहले प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1953 में उसके महत्व को देखते हुए उसको सरकारी कंपनी बना दिया। फिर से सरकारी कंपनी बन गया तो इनकी मौज ही मौज हो गए। तो फिर ये करप्शन वगैरह क्या क्या होने लगा, बहुत ज्यादा लॉस में चले जाना, फिर भारत सरकार ने बेच दिया। तो एयर इंडिया का क्या हो गया, घर वापसी हो गया। ठीक है, अभी एयर इंडिया को कौन ऑन करती है? टाटा ऑन करती है। पहले भी इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। भारत सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया, फिर से मतलब टाटा ने इसे क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, वायु परिवहन सेवाओं को राष्ट्रीयकृत करते हुए निगमों एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई। इसके क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वायु सेवाओं का आरंभ किया गया। ठीक है, मतलब एयर इंडिया की बात करें क्या करती है, इंटरनेशनल सर्विसेज। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं, घरेलू सेवा देती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थी, लेकिन बेचारा एयर इंडिया बहुत ही ज्यादा लॉस में जाने लगा। ठीक है, तो इसके भारत सरकार को चिंता होने लगी, इसने बेच दिया। और जब बेच दिया तो सबसे पहले कौन खरीदने के लिए आया, तो टाटा कंपनी सबसे पहले खरीदने के लिए आई, क्योंकि बेचारा टाटा का ही तो था। ठीक है, तो टाटा ने बोला जो भी कीमत लगेगी, लॉस मेकिंग रहे प्रॉफिट मेकिंग डजंट मैटर, लेकिन हम इसको खरीदेंगे। क्या? 1800 करोड़ में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या है ये? पोर्ट का नाम है। ठीक है, सावरकर साहब की बात करेंगे तो पक्का पोर्ट ब्लेयर ही होगा। हाँ, देवी अहल्याबाई की बात करेंगे तो इंदौर की रानी थी, होलकर समुदाय से बिलोंग करती थी। हमारे शास्त्री जी वाराणसी जाएंगे और अंबेडकर साहब नागपुर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में है। ठीक है, सावरकर जी पोर्ट ब्लेयर में, देवी अहल्याबाई होलकर रानी थी। ठीक है, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो चलिए बताइए, अयोध्या में एक नया जो हवाई अड्डा बना उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, नाम क्या रखा गया उसका? अयोध्या धाम। सर वाल्मीकि नारायण। महर्षि वाल्मीकि, बिल्कुल वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया। ठीक है, कुल सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, कुल सड़क, आप बताए बिहार में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? 4 की 2? 2 है। एक गया वाला है और पटना वाला है। ठीक है, 2। हालांकि पटना वाला कोई काम का नहीं है। ठीक है, कुल सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना, बदलते रहता। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है। ठीक है, ये ठीक है। बताना है 1956 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो बता निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो ये दूसरा असत्य लिया है, पहला सही है। तो सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी बीआरओ की स्थापना? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में ना। हाँ सर। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मात्र 2% हिस्सा है। ठीक है, लेकिन देश के ट्रांसपोर्ट में इसका योगदान कितना है? 40% योगदान है। ठीक है, मात्र सड़क नेशनल हाईवे 2% है, लेकिन 40% यातायात के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, भारत में 65% माल ढुलाई और 80%, ठीक है ध्यान रखेंगे, 80%, ठीक है, सवारी यातायात इसी के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देश की अब तक की सबसे बड़ी सड़क निर्माण परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। ध्यान रखें, बिल्कुल सही है। पूरा पश्चिम कॉरिडोर का लक्ष्य असम के सिलचर और गुजरात के पोरबंदर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, यह भी ठीक है। इस योजना के तहत पहले चरण में बने राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। यह योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी कथन असत्य नहीं, मतलब सारे ही सारे कथन सही है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जनवरी 1999 में प्रारंभ की गई तथा परियोजना 3 चरणों में संपन्न हुई। इसके दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूरा पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया गया। ठीक है, 4 शहरों को जोड़ने का काम मुख्यतः है, चारों महानगर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 की बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आप इसको बताइए इसकी लंबाई कितनी है, क्या बताएंगे? ठीक है, बताइए। ठीक है, कितनी है लंबाई? तो लंबाई की बात करेंगे कितनी? 3545। ठीक है, ध्यान में रखना है कितना? 3545। 37 सर, 3745। 3745, ठीक है, दिया ही होगा। ठीक है, पहले बहुत साल पहले NH-7 हुआ करता था, जिसकी लंबाई आई थिंक 2369 किलोमीटर थी। नहीं, अब सर उसी को मिला दिया गया है, कुछ और नेशनल हाईवे को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है,
अरे क्या हुआ इसको, पेन को, एक मिनट। अब यहाँ पे देखेंगे 3745 किलोमीटर, 44 की लंबाई है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, उत्तर में श्रीनगर में, दक्षिण में कन्याकुमारी को तक जाती है। ठीक, कितने राज्य गुजरते हैं इसके? NH44 से कितने राज्य गुजरते हैं, क्या बताएंगे? ठीक है, तो 11 राज्य यहां से गुजरते हैं। कितने राज्य यहां से गुजरते हैं? तो 11 राज्य यहां से गुजरते हैं। ठीक है, कितने महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करता है? ठीक है, तो 30 महत्वपूर्ण शहरों का कनेक्ट करता है। पहले इसके किस नाम से जानते थे? NH7 के नाम से पहले इसको जाना जाता था। ठीक है, NH44 है, 3745 किलोमीटर लंबाई है, श्रीनगर से उत्तर में श्रीनगर, ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ देती है, 11 राज्यों से होकर गुजरती है, 30 महत्वपूर्ण शहर को कनेक्ट करती है। पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। भारतमाला परियोजना क्या है? तो भारतमाला परियोजना की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों को कनेक्टिविटी बढ़ाना, वो भी ठीक है। 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये गलत किया। अब तक इसके अंतर्गत विभिन्न एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, गलत कौन सा है? तो 2014 में नहीं, 2017 में होगा। कब किया गया भारतमाला परियोजना? ध्यान में रखिए, भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क से है। पर्वतमाला का संबंध किससे बताएंगे? पर्वतमाला, एनीबॉडी? रोपवे जानते हैं? रोपवे, हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ आ रही है सर। तो पर्वतमाला रोपवे है, भारतमाला सड़क से। ठीक है, अब आते बताना उत्तर पूर्वी मध्य, ये रेलवे का मुख्यालय है, बताइए किसका याद है क्या? भारत, बिहार में तो एक ही रेलवे मुख्यालय है ना, कौन सा बताइए? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे बिहार में, हाजीपुर में। तो बिहार में एक रेलवे मुख्यालय है, ठीक है, इसका हाजीपुर में है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे के। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? 4 है। NTPC का वैकेंसी आ गया, 4 है। चलिए 4 का नाम ये बताएगी, बताइए श्वेता शर्मा, 4 का नाम। 2 हम बता देते हैं, 2 मुजफ्फरपुर पटना के बाद आप बताइए। एक दानापुर है। दानापुर रेलवे भर्ती बोर्ड है, वैकेंसी निकालती है दानापुर। हाजीपुर। सॉरी सर, नहीं पता। हाजीपुर रेलवे भर्ती कब से हो गया? अरे रेलवे भर्ती बोर्ड 2 है, मुजफ्फरपुर रेलवे दो ही बोर्ड है, भर्ती हाँ। बोर्ड, ठीक है, पटना, पटना। ठीक है, 2 ही रेलवे। अब दोनों। मंडल नहीं पूछ रहे आपसे, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा, हाँ। रेलवे भर्ती बोर्ड 2, ठीक है। और रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे, रेलवे जोन की बात करेंगे तो बिहार में एक ही है, पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। उसके बाद मंडल आता है, तो मंडल में आप देखोगे तो सोनपुर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? मंडल है, ये ठीक सारे है। मंडल सोनपुर है, हाँ। एक कटिहार भी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो कटिहार, मंडल का दानापुर नहीं है। पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्व उत्तर पूर्वी की बात करेंगे, गोरखपुर है, पूर्व मध्य हाजीपुर है, दक्षिण तट रेलवे ये नया बना है, ठीक है, मोदी जी गए थे तो घोषणा कर दिए से एक रेलवे बनाएंगे, ठीक है। कटिहार वाला थोड़ी आता है मध्य पूर्व मध्य रेलवे में। नहीं अब भैया, देख लीजिएगा कौन मंडल आता में है। कटिहार वाला मंडल वो में असम, वो गुवाहाटी डिवीजन में आता है। ठीक है, सही देख बोले। लीजिएगा कौन किस में आता है, ठीक है। चलो पश्चिम मध्य की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जबलपुर में, ठीक है। कितने रेलवे जोन है? कितने रेलवे जोन है? 18, ठीक है। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, नवीनतम है, ठीक है, ये नवीनतम है, ठीक है। मोदी जी ने इसका घोषणा हाल फिलहाल में किया था, ठीक है। अब आते कुछ मुख्यालय के ऊपर जरा हम बात करें। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, मध्य की बात करेंगे मुंबई, GST नहीं होगा, CST होगा, CST नहीं ना, ठीक है, CST है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। पश्चिम का मुंबई चर्च गेट, ठीक है, बोरीवली जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया कि CD देशमुख के नाम पे रखा गया ना, मुंबई चर्च गेट का एक नाम। उत्तरी की बात करेंगे, नई दिल्ली में है, पूर्वी कोलकाता में है, पूर्वी तट भुवनेश्वर में है, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद में, उत्तर मध्य की बात करेंगे प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न है, उस पर भी जरा ध्यान फरमाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 2 किन जल प्रणाली का हिस्सा है? तो ध्यान में ब्रह्मपुत्र नदी में जलमार्ग 2 है, ठीक है। जलमार्ग 1 किसका है? किस नदी में है? प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल, गंगा हुगली, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक है, असम में सदिया और बांग्लादेश की सीमा के निकट धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा है, बिल्कुल, सदिया धुबरी कहते हैं। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। 1 सितंबर 1988 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में फिर से आपको विचार करना है। वर्तमान में भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था, बिल्कुल। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार बंजार है, ध्यान में रखेंगे, ये भी ठीक है,
ठीक है। 1956 में वायु परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1956 में नहीं किया गया, अभी जस्ट बताया था ना, 1953 में किया गया था, जिसको मतलब एयर इंडिया बनाया गया, इंडियन एयरलाइंस बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, केवल 1 और 2 की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है। ठीक है, और बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य निर्णय लेने का केंद्रीयकरण करना है, नहीं, डिसेंट्रलाइज करना है, विकेंद्रीकरण करना है, न कि मतलब क्या करना है, केंद्रीयकरण करना है। ठीक है, तो बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? 2021 में आया था। किसको मतलब अमेंडमेंट किया गया था, किस एक्ट को किया गया था? तो 1917 वाला एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था। कब? 2021 में किया गया था। ठीक है, पॉइंट टू बी नेटेड। और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात की गई, न कि मतलब सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात की गई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डे 25 आपका संपन्न हुआ। कल मिलते हैं इसी वक्त 10 सवा 10 के आसपास। डे 26 में पीडीएफ ग्रुप में अपलोडेड है, आप लोग डे 26 पढ़ कर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।